नमस्कार दोस्तों, 11 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो को एक्सेस करने के लिए यूपीएससी मैनिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं यदि आपको लगे बेहतर है तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम चलते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के। उससे पहले हम देखेंगे कल के प्रश्न, जो भी हमारे कल के संबंधित प्रश्न थे। तो कल का सबका सबसे पहला प्रश्न था, सोशल वैक्सीन क्या है? तो ये लोगों द्वारा तैयार की गई वैक्सीन, जी नहीं सामाजिक जागरूकता जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, मास्क पहनना आदि, तो ये आपका सोशल वैक्सीन है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों के पास है। सी विकल्प सही हो जाता है। बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपको फंडामेंटल राइट है। ये मेलाथियान किससे संबंधित है? ये आपको टिड्डों को मारने के लिए एक कीटनाशक दवा है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। हाल ही में लागू की गई स्वदेश योजना, स्वदेश स्कीम किससे संबंधित है? टूरिज्म क्षेत्र से। जी नहीं। कौशल युक्त भारतीय जो विदेश से लौट रहे हैं उनके कौशल के अनुसार उद्यमों से संपर्क कर रोजगार दिलाना। बी विकल्प सही हो जाता है। तो ये थी हमारी कल के न्यूज़ से संबंधित प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है पहली, चाइना रीचेज अकॉर्ड विथ इंडिया ऑन एलएसी स्पैट। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चीन सीमा के बीच में जो अस्पष्ट सीमा है उस पर इतना दिन से जो है वार्ता चल रही थी, तो अभी जो है चाइना ने जो है बात किया है कि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। अभी हम देखेंगे एक दो दिन में जो भी चीज़ें सामने आती है उससे और स्पष्ट होगा। तो ये चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि पैंगोंग त्सो लेक पे क्या हुआ है। सेनाएं अभी भी जो है पीछे नहीं गई अपने स्थल से, तो इसलिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अभी बाकी स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे। कोविड-19 टर्न्स इंडियाज अर्बन ब्लाइट। तो इसमें बताया गया है कैसे कोविड-19 जो है मुख्यतः आपका शहरों में ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे बताया जा रहा है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और जो है बेंगलुरु, ये 4-5 शहर मिलके, अहमदाबाद, ये 4-5 शहर मिलके ही लगभग आधे से ज़्यादा केसेस होल्ड किए हुए हैं, और आधे से ज़्यादा मोर्टेलिटी भी इन्हीं केसेस में हुई है। तो ये बताया जा रहा है कैसे शहरों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। 5 मिलिटेंट्स गन डाउन इन शोपियान। तो जम्मू कश्मीर के जो शोपियान क्षेत्र है वहाँ पे 5 जो है मिलिटेंट्स को मार गिराया गया सैन्य ऑपरेशन में। तो ये बताई जा रही है। आदित्यनाथ कमेंट इन अप्रोप्रिएट नेपाल प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है कौन है? केपी शर्मा ओली। उन्होंने कहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका जो कमेंट है वो उचित नहीं है। तो पहले हम जानेंगे उनका कमेंट क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कमेंट किया था भारत चीन सीमा गतिरोध, भारत नेपाल सीमा गतिरोध जो चल रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीतिक सीमा को तय करने से पहले नेपाल उसके प्रभावों को सोच ले कि उससे क्या होगा, और ये भी वो न भूले कि तिब्बत के साथ क्या हुआ था पहले। तो वो एक तरह से बता रहे हैं कि जो नेपाल आपका संवैधानिक दर्जा देने जा रहा है नए मानचित्र को, तो वो याद रखे कि जैसे राजनीतिक सीमा बदल रहे तो उसका क्या प्रभाव होगा, और उसके साथ ही आप उनको एक चेतावनी दी कि जो आप नज़दीकी बहुत बढ़ा रहे हो चीन से, चीन ने तिब्बत के साथ किया देख लो वही आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बात बताई गई है। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस कमेंट को कहा कि ये इनअप्रोप्रिएट है, और जो है नेपाल ऐसे कमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगा, ये उचित नहीं है, ये चीज़ बताई है। तो ये हमने देखा भारत नेपाल सीमा विवाद क्या था, उससे संबंधित क्या योगी जी की टिप्पणी थी, और उसका जो है प्रतिक्रिया क्या आई नेपाल के प्रधानमंत्री की। ईडी ब्रिंग्स बैक ज्वेलरी इन पीएनबी केस। तो जो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस है जिसमें आपका नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने लोन ले लिया और लोन वापस नहीं किया, तो मतलब इलीगल तरीके से, तो ये चीज़ जो थी उससे संबंधित बताया गया। जो ईडी है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय जिसे बोलते हैं, तो इसने लगभग आपका 2340 किलोग्राम की जो है ज्वेलरी, डायमंड्स, ये सब चीज़ें सीज की है। यानी कि जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ये आपके कंसाइनमेंट्स थे सिंगापुर में थे, उनको रिकवर किया गया है। तो ये बात बताई गई है। लगभग 1350 करोड़ की वैल्यू है इसकी। गुजरात प्राइड ग्रोज एज इट नाउ होस्ट 674 गिर लायंस। तो जो गिर क्षेत्र है, गुजरात का गिर क्षेत्र है, सौराष्ट्र क्षेत्र में एक गिर स्थल है, वहाँ पर शेर रहते हैं। भारत में जो एशियाई, देखिए शेर आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक एशियाई, एक अफ्रीकन शेर। तो एशियाई शेर भारत में जो केवल गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, गुजरात में भी आप देखेंगे सौराष्ट्र क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी एशियाई शेरों की गणना हुई है, तो 674 शेर मतलब अभी वर्तमान में पाए गए हैं। तो ये शेरों की संख्या लगभग पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ गई है। 2015 में जब इसकी शेरों की गणना हुई थी 523 शेर थे, जबकि 2020 में 674 हो गए। तो आप ये ग्राफ देख रहे होंगे लगातार 1999 से 1999 में 284 थे, फिर 1995 में 304 थे, फिर 2001 में 327, यानी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और अभी पिछले 5 वर्षों में 29% संख्या बढ़ी है।
तो हम एशियाई शेरों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो भी वन्यजीव संबंधित ये जो जीव होते हैं उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है किस तरह पूछा जाता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इनको आयुसीएन की श्रेणी में कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो जो हमारा एशियाई शेर है उसको आयुसीएन की श्रेणी में संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। उसमें जो आयुसीएन है वो अपनी कई कैटेगरी में बांटा हुआ होता है, जैसे आपका संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो ऐसे करके आपकी 6-7 कैटेगरीज होती हैं, उनको आपको जानने की आवश्यकता होती है। एशियाई शेर आपका संकटग्रस्त श्रेणी में आता है और ये केवल गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है भारत में। ये चीज़ हमने जाना इसके बारे में। अब अगली न्यूज़ है, ये लोकल न्यूज़ है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। पीएमओ गेट्स टाइम टू रिप्लाई इन पीएम केयर्स फंड प्ली। तो जो पीएम केयर्स फंड इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें पब्लिक के द्वारा डोनेशन भी काफ़ी की गई थी, तो उसमें जो है बाद में एक आरटीआई फाइल की गई थी कि इसके बारे में, यानी फ़ंड इसका कहाँ जो है यूज हो रहा है। तो उसके द्वारा रिप्लाई किया आया पीएम केयर्स फंड के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। जिसके बाद जो है आपका इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित आपको नहीं दे सकते हैं। तो इससे संबंधित केस फाइल किया गया, इसमें याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई देखो, मतलब लोगों ने डोनेशन दी है और प्रधानमंत्री की अपील पर डोनेशन हुई है और ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, जो आपका आरटीआई एक्ट है वो जो है प्रावधान उसमें एक है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या फिर सरकार से किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं को यदि आरटीआई फाइल किया जाए तो उनमें एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो आरटीआई फाइल की गई आरटीआई को जवाब देने के लिए जो है जिम्मेदार होगा। तो ये चीज़ था पब्लिक अथॉरिटी। तो जो पीएम केयर्स फंड है तो उसको इन्होंने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने से ही मना कर दिया है और इनको जो है अभी 7 सप्ताह का समय मिला है, 8 सप्ताह का, कि जो है आप इससे रिप्लाई करिए क्यों ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो हमने समझा आरटीआई यहाँ क्या है, आरटीआई एक्ट क्या करता है, पब्लिक अथॉरिटी का क्या रोल होता है इसमें। तो जो भी संस्था पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी अपने आप को, उसको आरटीआई का जवाब देना होगा। तो आरटीआई का जवाब मुख्यतः 30 दिन में देना होता है। यदि कोई किसी की जान माल पे कोई खतरा है, उस जवाब से उसकी किसी की जान जा सकती है या महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, उसको 48 घंटे के भीतर जवाब देना होता है। अगर इस नियत समय में जवाब नहीं मिलता है तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जाती है पर डे। तो ये चीज़ हमने जाना आरटीआई के संबंध में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कशिश क्वेयर फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड ऑनलाइन दिस ईयर। तो जो कशिश फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मुंबई में, ये कैसा फेस्टिवल जो आपका LGBTQ समुदाय है, यानी कि आपका जो समलैंगिक समुदाय हो गया, आपका लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ये भी जो ट्रांसजेंडर ये समुदाय है, इन समुदायों की जो है ये समस्या को, ये सब चीज़ें, यानी इन चीज़ों पे विशेष प्रकाश डालते हुए ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इसे कशिश फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये मुंबई में ऑर्गेनाइज करा जा रहा है और ये पहला अभी फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का जो डिजिटली जो है ऑर्गेनाइज होगा। यानी कि जैसे अभी तक सामान्यतः जाके फिजिकली होते थे, यानी कि एक स्टेज लगता रहा होगा, पूरा एक साज सज्जा होती रही होगी, उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता रहा होगा। लेकिन अब जो कोविड लॉकडाउन है, कोविड की वजह से अब वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये पहला इंडिया का महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल है जो ऑनलाइन कराया जाने वाला है। तो कशिश स्क्वायर फिल्म फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, आपका LGBTQ+ समुदाय से रिलेटेड है और कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब ये आर्टिकल है, इससे एक वीडियो आपके सामने अभी जल्दी आ जाएगी। अगली न्यूज़ है एथिरापल्ली ओनली थ्रू कॉन्सेंसस। तो जो केरला सरकार है वो एथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत प्रोजेक्ट एक स्थापित करने जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक इसमें हम जो आवश्यक मैंडेटरी वो कंसेंसस नहीं है, क्लियरेंस नहीं है, तब तक जब तक हमको नहीं मिल जाती तब तक हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि जो पर्यावरण संबंधी जो है कंसेंसस या क्लियरेंस जो भी है वो सब मिल जाएगी तभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ेंगे। तो ये आपका एथिरापल्ली प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट से संबंधित है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी यहाँ पर। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है चाइना डिसरिगार्डिंग हिस्टोरिक कमिटमेंट्स टू ऑन नाकुला। तो नाकुला क्षेत्र पे जो ऐतिहासिक कमिटमेंट्स था चाइना का उससे खुद ही वो हट रहा है, पीछे हट रहा है। तो हम जानेंगे इसमें पूरी बात, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नाकुला क्या है। नाकुला आपका एक सिक्किम में पड़ने वाला एक क्षेत्र है जिसमें अभी हाल ही में भारत चीन सीमा गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इसमें देखिए क्या बताते हैं कि पहले कभी सिक्किम जो क्षेत्र है ये कभी विवादित नहीं रहा, पहले विवादित था। पहले सिक्किम देखिए क्या था, एक हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी कि पूर्णतः राज्य नहीं था भारत में। तो ये आपका 1975 में पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम भारत का। तो उससे पहले हम इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भारत की थी। तो ये प्रोटेक्टोरेट राज्य था। 1975 के बाद ही कुछ दिन जो है
जो चाइना था वो इसको भारत का राज्य नहीं, भारत का अंग नहीं मानता था। तो ये सब चीज़ें मतभेद चलता रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ देखें अभी हम, तो जो हमारी भारत चीन में जो सिक्किम के पास, सिक्किम और तिब्बत के पास क्षेत्र है, उसका जो आपका बॉर्डर है 1890 में एक सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन हुआ था। उसी के तहत सिक्किम और जो है तिब्बत की बॉर्डर सीमा यानी कि निर्धारित की जाती है। तो उसको चीन ने भी स्वीकारा था। उसके बाद जब हम देखते हैं वहाँ पे देखिए वाटर सेट प्रिंसिपल से जो है बाउंड्री का दोनों निर्धारण हुआ है। अब वाटर सेट प्रिंसिपल क्या है, जैसे आप समझिए एक पर्वत है, उस पर्वत की जो ऊंची चोटी है उससे उस चोटी को आधार मान लिया जाएगा, यानी कि जहाँ से जैसे उत्तर की तरफ जो भी नदी जाएगी बह के वो चाइना में, यानी कि उत्तर की तरफ जो नदियाँ बह रही हैं ढाल है तो वो चाइना क्षेत्र हो गया, और जो ये दक्षिण की तरफ नदियाँ बहेंगी वो आपका भारत का क्षेत्र हो गया। तो वाटर शेड प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जो पर्वत है वो दो नदियों को बांट देता है दो दिशाओं में, यानी कि जिधर ढाल रहेगा जो नदियाँ उधर का ढाल रहेंगी उधर चली जाएंगी, जो नदियों का ढाल इधर रहेगा इधर चली आएंगी। यानी कि पर्वत जो है जल विभाजनकारी कार्य करता है। तो इसी पर्वत को आधार माना जाता है बाउंड्री का। तो ये वाटर शेड प्रिंसिपल होता है बाउंड्री के रिकॉग्निशन में। तो जो भारत चीन सीमा जो है सिक्किम के पास है वो वाटर शेड प्रिंसिपल पे डिफाइन की गई है, जिसके अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य माना गया है। और दूसरी बात ये 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और वहाँ के प्रधानमंत्री वेन जियाबो थे, उनके दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार किया और चीन ने सिक्किम को भारत का क्षेत्र स्वीकार किया। तो जब आप पहले स्वीकार कर चुके हैं कि सिक्किम जो है भारत का पूर्ण रूप से क्षेत्र है, तो सिक्किम में नाकुला क्षेत्र में आप क्यों घुस आए भाई, ये तो आप अपनी ही बात की वैल्यू नहीं रख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है कि नाकुला के संबंध में जो जैसे कि अब चीन कुछ अविवादित स्थलों को विवादित करने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि देखिए सिक्किम में भी सीमाएं स्पष्ट हैं, उसमें कोई इतना मतभेद नहीं है। 2003 में एग्रीमेंट भी हुआ था, तो फिर क्यों नाकुला जैसा जो है गतिरोध वहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो ये चीज़ें बताई जा रही इस आर्टिकल में कि कैसे जो है चीन नए नए विवादों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, जैसे नाकुला में सिक्किम में कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। और जो गलवान घाटी आपका लद्दाख क्षेत्र में, वहाँ पर भी कोई विवाद नहीं था, अभी तक कोई कभी गतिरोध नहीं हुआ था। तो यानी चीन नए नए गतिरोध जो है खोल रहा है, नए नए मोर्चे, ये चीज़ बताई जा रही है इस आर्टिकल में। मॉस्को वॉन्ट इंटरफेयर, तो जो रूस है वो रूस बोल रहा है कि भारत चीन सीमा जो मामला गतिरोध है ये चल रहा है, ये इनका दोनों लोगों का आंतरिक मामला है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट आया था कि यदि कोई दोनों लोग चाहें तो मैं मामले को सुलझाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो वही उसी पे अपोजिट स्टैंस लिया है जो है रशिया ने बोला है कि ये दोनों का आंतरिक मामला है, हम इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात बताई गई है। अगली इंटरनेशनल न्यूज़ है, यूएस रिपोर्ट टेक्स नोट ऑफ सीएए एनआरसी। तो जो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट रिलीज करता है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में भारत को जो है काफ़ी मतलब उसकी रैंकिंग गिराई गई है। तो क्या क्या बताया गया है कारण उसके, कि जैसे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट आए हैं, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है लागू करने की बात की जा रही है, और उसके बाद जो गौ हत्याओं के बाद जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से बताया गया है कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता में काफ़ी कमी आई है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है इसमें। तो जाहिर सी बात है जो अपना वो चीज़ें जैसे वो अपना कुछ छवि को, इससे हमारी छवि को वो धूमिल होगी, तो हम नहीं चाहते। इसमें देखिए बायसनेस भी एक है, जैसे यूएसए है वो बायस्ड रहता है। क्यों बायस्ड है, क्योंकि वो देखिए रिपोर्ट जारी कर रहा है, वो चीज़ें हमारे यहाँ की धरातल स्थितियों को नहीं जानता है अच्छी तरह, जिस तरह से हम जानते हैं। तो इसलिए इस रिपोर्ट को भारत नहीं स्वीकार करता है। CGHS मेंबर्स कैन एसेस नोटिफाइड हॉस्पिटल्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के मेंबर्स है वो जो है नोटिफाइड हॉस्पिटल्स को एसेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसमें उसने कहा है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त कराएंगे कोई भी जो भी। तो उसमें कुछ हॉस्पिटल्स को नोटिफाई कर दिया है कि इन अस्पतालों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। तो वही अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री है कि जो भी हमने नोटिफाई किए हैं हॉस्पिटल्स, उनमें जाके अब लोग जो भी इनके लाभार्थी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के लाभार्थी हैं, वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं, ये बात बताई है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, ऑयल विल ब्लेज क्लेम्स लाइफ ऑफ 2 फायरमैन। तो जो असम के आपके बागजान क्षेत्र में दिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान के पास में जो एक आपका गैस का ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक गैस का कुआं था, उससे गैस लीक हुई थी, उसके बाद उसमें परसों आग लग गई थी। तो उससे 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। उसको जो बुझाने का प्रयास कर रहे थे उसमें 2 फायरमैन मर गए। तो ये चीज़ें बताई जा रही है उसमें।
अगली न्यूज है 3 in 10 सेज कोरोना वायरस वाज लैब मेड सर्वे। तो एक सर्वे कराया गया तो उसमें ये पता चला है कि जैसे 10 में से 3 लोगों को ऐसा लगता है कि जो कोरोना वायरस है ये लैब में उत्पन्न किया हुआ वायरस है। जैसे कि हम भी सुनते हैं खबरें हैं, सब चीज़ें कि चाइना ने इसको लैब में बनाया है, तो वही एक सर्वे कराया गया है, सोशियोलॉजिकल सर्वे, सामाजिक सर्वे कराया गया है। इसमें ये पता चल रहा है कि 10 में से 3 लोग का मानना है कि जो कोरोना वायरस है लैब में ओरिजिनेटेड वायरस है। ये चीज़ बताई जा रही है, ये अपने आप से नहीं हुआ बल्कि ये फैलाया गया है। अगली न्यूज, न्यू गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज़। तो जो भी विदेशी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उनको जो इंपोर्ट करने का नई जो है गाइडलाइन जारी हुई है। तो क्या बदला हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, आपका पर्यावरण मंत्रालय है, उसने गाइडलाइन जारी की है। उसमें बताया है कि अब जो भी कोई विदेशी प्रजातियों को लाएगा, जैसे पक्षियों की, पशुओं की, कुत्ते, विदेशी डॉग्स लाए जाते हैं, कैट्स लाए जाते हैं, पेट एनिमल्स लाए जाते हैं, अगर इनको कोई भी लाएगा तो वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करेगा, यानी अपने आप से स्वयं से बताएगा कि हम ये लाए हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो देखेंगे कारण क्या है। कारण ये है कि जैसे अब बहुत सी जो है बीमारियां जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, जो जंतु जनित या जीव जनित जो है, यानी कि जो जंतुओं से उत्पन्न होकर मानव में आ जाती है। जैसे कोरोना वायरस यही कहा जाता है कि ये आपका मीट मार्केट, जो वहाँ के चाइना की एक मीट मार्केट थी, वहाँ से ओरिजिनेटेड है। तो हम देख रहे हैं इस समय जो कई महामारियां हैं जो आपका जंतुओं से जो है उत्पन्न होती हैं, फिर जाके मानवों में संक्रमित हो जाती हैं, इसलिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और दूसरी बात देखिए, साइट्स एक संस्था है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये क्या करते हैं, जो भी आपका संकटग्रस्त जो है प्रजातियाँ हैं उनका व्यापार ना हो, इलीगल व्यापार ना हो, उसकी ट्रैफिकिंग ना हो, या एक ट्रेडिंग ना हो, स्मगलिंग ना हो, इसको रोकती है। और बताया कि चीज़ें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, 1972 में जो है लागू किया गया था, उसके अंतर्गत जो भी स्पीसीज, जो भी प्रजातियां उसमें वर्णित हैं, उनके ट्रेड पे रोक लगाया गया है, उनका ट्रेड नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी जो भी विदेशी प्रजातियों के व्यापार संबंधित नए गाइडलाइंस थी। अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर है आपकी, डिमांड फॉर जस्टिस एट फनरल ऑफ फ्लॉयड। तो जो आपका ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद, जिसको जॉर्ज फ्लॉयड को एक यूएस के एक पुलिस मैन ने मार दिया था, उसे जो है गर्दन पे अपना घुटना रखकर। अभी उनका कल मतलब फनरल हुआ था, उनका दाह संस्कार हुआ था। तो उसी क्या था, उस दिन उनके जो है मतलब उनके लिए न्याय की मांग की गई। तो ये बात बताई जा रही है। तो हमको यहाँ पर जानना क्या है, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट क्या है। तो जो अमेरिकी देशों में या फिर यूरोपीय देशों में रंग भेद होता है, यानी ब्लैक लोग, जो अफ्रीकन्स लोग हैं वहाँ पे जाके माइग्रेट होकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है। ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है। ट्विटर टू मार्क जून 19 एज अ हॉलीडे। तो ट्विटर जो है, ट्विटर के जो संस्थापक हैं, चीफ CEO हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने कहा 19 जून को ट्विटर के सारे ऑफिस पूरे विश्व भर में बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे, क्योंकि 19 जून को ही जो अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने 19 जून 1865 को ही जो है इसका रंग भेद का अंत किया था। ये आपका जो भी मतलब भेदभाव होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका अंत किया था। तो इसलिए 19 जून को याद करने के लिए ये हॉलीडे रखेंगे, ये चीज़ बताई जा रही है। कंसर्न ओवर पुलिस ब्रूटलिटी इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जैसे कुछ लोग जो है ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है पुलिस ने काफ़ी जो है कठिन कदम उठाए हैं। तो इसकी काफ़ी जो है आलोचना की जा रही है सोशल मीडिया पे, तो ये बताई जा रही है। तो फिर वही चीज़ें ब्लैक लाइव्स मैटर, ये चीज़ हमने जाना। श्रीलंका टू होल्ड जनरल इलेक्शन ऑन अगस्त 5। तो 5 अगस्त में श्रीलंका का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, यानी कि जो नई संसदीय चुनाव होंगे, इसमें प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, मतलब सभी सांसदों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो संसदीय चुनाव 5 अगस्त से होंगे श्रीलंका में। स्वीडन क्लोजेज एक्स-PM पाल्मे मर्डर प्रूफ आफ्टर 34 ईयर्स। तो जो स्वीडन है आपका, ये ओल्मे, उसके जो प्रधानमंत्री थे ओलोफ पाल्मे, तो 34 साल पहले इनकी हत्या कर दी गई थी। तो अभी उसको इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो सस्पेक्ट था, उसमें मेन सस्पेक्ट था जिसपे मुख्य आरोपी था, उसकी मृत्यु हो चुकी है 2000 में ही, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न इसलिए हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्वीडन जैसे देश है काफ़ी शांतिप्रिय देश माने जाते हैं, यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। लेकिन वहाँ पर जब ऐसे प्रधानमंत्री को ही मार दिया गया था, वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री को, तो ये वहाँ के लिए उस समय की चौंकाने वाली बात थी। तो ये चीज़ बात थी, वहाँ पर क्राइम रेट्स और वहाँ पर काफ़ी शांतिप्रिय देश है वो सब। सियोल टू चार्ज एक्टिविस्ट फॉर एंटी नॉर्थ लीफलेट्स। तो जो सियोल है यानी दक्षिण कोरिया जो है,
अभी हम देखेंगे, हमने कल डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया से जो भी संवाद के तंत्र थे उनको रोक दिया, बंद कर दिया है। क्यों रोका था? क्योंकि हमने बात किया था कि नॉर्थ कोरिया से जो लोग भाग कर साउथ कोरिया गए हैं वो हॉट एयर बलून्स से मैसेज भेज रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मैसेजेस भेज रहे हैं। तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नॉर्थ कोरिया ने संवाद बंद कर दिया था। तो अब जो है दक्षिण कोरिया ने कहा है हम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो है मतलब इन संबंधों में खटास के कारण बने हुए हैं, ये बात बताई जा रही है। नो कोल्ड वार विद चाइना EU। तो जो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपीय देशों का संघ है। तो एक ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारा इसमें जो है काफ़ी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है चाइना से कि देखो भाई, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा है, ये चीज़ पे आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस से संबंधित ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, यानी कि झूठे क्लेम्स कर रहे हैं और उसके बाद सूचनाओं का अपारदर्शी सूचनाओं को जो है पारदर्शी रूप से नहीं शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लेम्स किए हैं। लेकिन उसके साथ ये बताएं कि हम आपसे ट्रेड वार या कोल्ड वार नहीं जो है चाहते हैं, हम कोल्ड वार के पक्ष में आपसे नहीं हैं, लेकिन आप जो कोरोना वायरस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं ये उचित नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है चाइना के मुद्दे पर। S&P affirms इंडियाज़ रेटिंग आउटलुक। तो जो आपका एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है S&P, तो इसने इंडिया की रेटिंग पे काफ़ी जो है मतलब भविष्य में बेहतर होने की संभावना देता है। जैसे 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जो है घोषित हुआ है, तो अगर इसमें ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अगर ये पैकेज अच्छे से लागू किया जाता है और जो भी प्लान है उसको अच्छे से लागू किया जाता है, तो ये अपने आस पड़ोस के जो भी देश है उनसे बेहतर इसकी ग्रोथ रेट होगी, ये बात बताई जा रही है। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स विल हेल्प लोकल प्लेयर्स। तो एक नए टैक्स की बात की है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं VK सारस्वत, उन्होंने एक नए टैक्स का सुझाव दिया है। क्या सुझाव टैक्स है? टैक्स का नाम होगा बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो टैक्स क्यों लगेगा? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे देशों से वस्तु आते हैं उस पर केवल कस्टम ड्यूटी लगती हैं, लेकिन जो हमारे देश में जो भी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी टैक्स, क्लीन एनर्जी सेस, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं। लेकिन कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके उत्पादन में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या फिर जो है मंडी टैक्स या क्लीन एनर्जी टैक्स, ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं, जिससे हमारे देश के मोबाइल फ़ोन्स या फिर कोई भी उत्पाद है वो महंगे हो जाते हैं। तो ये चीज़ दोनों में समानता रहे, तो इसीलिए जो दूसरे देशों से प्रोडक्ट आए, जैसे चाइना का मान लो उदाहरण ले लीजिए, तो चाइना अपने वहाँ के उत्पादों को उत्पादन में सस्ता करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं लगाएगा, मंडी टैक्स नहीं लगाएगा, यानी सारी टैक्सों को छूट दे देगा। तो वहाँ के सामान जाहिर सी बात है भारत से सस्ते रहेंगे, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देना पड़ेगा, मंडी टैक्स देना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी सेस देना पड़ेगा, तो इससे भारतीय सामान महंगे हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है क्योंकि उस देश की सरकार ने ये सारे टैक्स वहाँ पे नहीं लगाए हैं, तो जो भारत में ये भी इंपोर्ट किए जाएंगे इन पे एक एक्स्ट्रा अलग से टैक्स लगाया जाए, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, तो जिससे दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ताकि जो लोकल बायर्स हैं इनको जो है एक मतलब इनके साथ भेदभाव ना हो, ये समान रूप से खेलने के लिए तैयार हो। तो ये बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स था। अगली न्यूज़ है आपकी, डेवलपमेंट बैंक नीडेड टू सपोर्ट लो कॉस्ट फंडिंग APP। तो जो एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि विद्युत जो भी आपका ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादनकर्ता के समूह है, उसने कहा है कि डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता है। डेवलपमेंट बैंक क्या होती है? ये एक ऐसी बैंक होती है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जो है आपका पूंजीगत निवेश करती है मुख्यतः ये। तो जैसे पहले हमारे यहाँ IDBI, ICICI, IDFC, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट बैंक के रूप में स्थापित की गई थी, लेकिन इनको बाद में कॉमर्शियल बैंक बना दिया गया, ये लोगों को भी ऋण देने लगी और जो है मार्केट में जो है नॉर्मल बैंक के जैसे काम करने लगी। अब इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जो फिर बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनीज है, उनको पर्याप्त लोन नहीं मिल पाता है। उनको जैसे अगर 10,000 करोड़ का लोन लेना है, 2,000 SBI से लें, 2,000 PNB से लें, 3,000 ICICI से लें, 2,000 IFC, ऐसे करके उनको कई बैंकों के पास जाना पड़ता है, उनकी समस्याएँ बढ़ती हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि इसके बजाय भारत को में चाहिए कि कई डेवलपमेंट बैंक हो जो सीधे जो है बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है लेंडिंग करें, तो इससे हेल्प मिलेगी। एज NBFCs फेस रिडेम्पशन प्रेशर, रिजर्व बैंक हिंट्स एट मोर सपोर्ट। NBFC क्या है? आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि ये बैंकों की जैसे नहीं होती, यानी कि ये डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं। तो यानी जैसे NBFC का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हाउसिंग NBFC हो सकती है, यानी कि ऐसा एक बैंक टाइप, जैसे बैंक को जैसी ही होगी जो आपको हाउसिंग सेक्टर में लोन देगी, लेकिन इनकी आय का स्रोत क्या है? ये डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं सामान्य व्यक्तियों से। जब डिपॉजिट नहीं ले सकती, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा?
तो जैसे इनके पास पैसा मुख्यतः म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से इन सबसे ज़्यादातर आता था। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो म्यूचुअल फंड सेक्टर में काफ़ी जो है अफरा तफरी मची हुई है, और जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मुद्दा था उसके बाद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है, बल्कि लोग अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो अब जो NBFC का मुख्य स्रोत था पैसे का वो भी बंद हो चुका है, और इनके जो जो इन्होंने अभी तक ऋण लिए थे उनका भी समय पूरा हो गया है लगभग, तो जो उनको वापस करने की समय अवधि आ रही है और इनको और लोन की आवश्यकता है। तो इस समस्या को जो है करने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम और अनावश्यक सपोर्ट देंगे, तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो हमने इसमें क्या जाना, NBFC वर्तमान में किस समस्या से जूझ रहा है, समस्या का कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि उसका मुख्य आय का स्रोत जो था, इनकम जो मुख्य उसको इन्वेस्टमेंट आती थी वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आती थी, और म्यूचुअल फंड्स इस समय खुद ही संकटग्रस्त है, तो इसलिए NBFC को फंडिंग भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ हमने जाना इसमें। अगली न्यूज है अरविंद टू ऑफर एंटीवायरल फैब्रिक्स। तो अरविंद लिमिटेड एक हमारी टेक्सटाइल कंपनी है, भारतीय टेक्सटाइल कंपनी है जो काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य करती है। तो वो अभी एक जो है स्विस टेक्सटाइल कंपनी और ताइवानीज टेक्सटाइल कंपनी के साथ कोलेब्रेशन करके एक नया टेक्सटाइल बनाएगी, एक नए टाइप का कपड़ा बनाएगी जो आपको एंटी वायरल होगा, यानी कि उस पर वायरस का प्रभाव नहीं होगा। लगभग 99.99% वायरस की जो है निष्क्रिय कर देगा। तो ऐसा वायरस बता रहे हैं कि 600 से 1000 रुपये प्रति मीटर होगा, और ऐसे कपड़ों से बना हुआ शर्ट लगभग 2500 में उपलब्ध हो जाएगा। तो मतलब अफोर्डेबल भी होगा, और ऐसे कपड़ों से मास्क या फिर जो है आपके कवराल्स बनाए सकते हैं जिससे वायरस से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एंटी वायरल फैब्रिक ये आपका स्पेशल टाइप का फैब्रिक होता है, ये चीज़ हमने जाना, जो अभी अरविंद जो है लिमिटेड उसको वो करेगी। रेगुलेटर फाइन्स फ्यूचर जनरली ₹1 करोड़। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, इसने जो है एक इंश्योरेंस कंपनी है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी FGI ICL, उसको जो है नियमों को उल्लंघन की वजह से ₹1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो यहाँ पर हमने जाना क्या कि जो आपका भी ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर है इसका रेगुलेशन कौन करता है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये चीज़ हमने जाना। अब हम एक महत्वपूर्ण खबर जानेंगे जो आपने कल देखे, हमने एक रिपोर्ट देखा था। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने विश्व के सभी संस्थानों को रैंकिंग दी थी। तो हमने देखा था उसमें कैसे कि IIT बॉम्बे भारत का शीर्ष संस्थान है जो 171, पहले आपका 152वें स्थान पर था, लेकिन अब फिसल कर 171वें स्थान पर चला गया है। दूसरे स्थान पर कौन है आपका, दूसरे स्थान पर आपका IISc बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। तो ये चीज़ हमने देखा, तो उसमें चिंता जताई गई कि भारत के कोई भी संस्थान शीर्ष 150 में नहीं है। तो ये प्रश्न उठाया गया था, तो उस पर एक एनालिसिस करते हुए बताया है जो NAAC के चेयरमैन हैं आपके VS चौहान ने बताया है क्यों हमारे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कम है। तो रैंकिंग कम होने का कारण भी ये है कि जैसे वो लोग अपने पैरामीटर्स पे करते हैं रैंकिंग, जैसे कि उनमें इंटरनेशनलाइजेशन कितना है, यानी कि कितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ने आते हैं। तो हालांकि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्कोप उतना नहीं है, हमारे विश्वविद्यालयों में ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं पढ़ने आते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए हमारे छात्र जो हैं वो अक्सर देखेंगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यानी कि विदेशी संस्थानों में इतने आसानी से जो है एडमिशन पा जाते हैं और कहीं भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इससे जाहिर सी बात पता चलता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो एजुकेशन सिस्टम वो काफ़ी अच्छा है, तभी तो वो एडमिशन पा जाते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, और बताई जा रही है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर देखी जाए, यानी कि शिक्षा को लेने में कितना खर्च आता है, तो हमारा जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे में जो पूरा खर्च आता है, और जो यूनिवर्सिटी वहाँ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें खर्च देखा जाए तो कितने हज़ारों गुना का अंतर होगा। यानी कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का खर्च है वो काफ़ी कम है। तो अगर इस हिसाब को रैंकिंग वो इन सब चीज़ों को भी शामिल किया जाए तो भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन ये सब पैमाने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर नहीं लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग काफ़ी कम रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। तो इससे मतलब ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खराब हैं, जाहिर सी बात है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि 171 पे हमारी टॉप यूनिवर्सिटी हो। कारण क्या है कि जो पैरामीटर्स हैं हमारे यहाँ, पैरामीटर्स यानी हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी है, जैसे यानी कि सस्ती एजुकेशन अवेलेबल हो, सभी लोग एक्सेस कर पाएँ, ये सब चीज़ प्रायोरिटी। लेकिन उनके यहाँ प्रायोरिटी क्या है, कितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो पैरामीटर्स में डिफरेंस होने की वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है रैंकिंग इतना कम है। तो देखिए जो इंडिया है इसने भी 2016 में अपने नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी रैंकिंग स्टार्ट की थी, उसमें इसको बोलते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये किस किस पैमानों पे रैंकिंग करती है इसको हम देख लेंगे। स्टूडेंट और फैकल्टी रेशियो कितना है, यानी कि कितने छात्रों पर कितने टीचर अवेलेबल हैं, और कितना वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कितने पेटेंट्स लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के आउटकम्स कितने हो रहे हैं,
कि यानी कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, जेंडर आउटकम कितने हैं, और कितने लोग दूर दूर से लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही है यूनिवर्सिटी, या फिर इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के बारे में क्या परसेप्शन है लोगों का। इन सब मानकों पर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो है आपका रैंकिंग होती है भारतीय यूनिवर्सिटी की। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न हमारे आपके कुछ इस प्रकार हैं। एशियाई शेरों एशियाटिक लायंस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ये भारत में प्राकृतिक रूप से केवल गुजरात में पाए जाते हैं। इनको IUCN की संकटग्रस्त सूची इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। एशियाई शेरों की संख्या भारत में घट रही है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। केवल एक व दो, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कशिश राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव LGBTQ+ कहाँ आयोजित कराया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। IIT बॉम्बे भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के रूप में रैंक किया गया है। टॉप 150 वैश्विक संस्थानों में भारत का कोई संस्थान शामिल नहीं है। भारतीय संस्थानों के रैंकिंग में प्रगति देखी गई है। आपको बताना है कौन से जो है जवाब सही है। केवल एक व दो, एक व तीन, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो हाल ही में चर्चा में आया है, क्या है। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन सभी जवाबों की उम्मीद हम करते हैं आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये थी आज की न्यूज़ प्रेडिक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।